चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे एक कंडीशन होती है कि जैसे मान लिया हम किसी भी व्हीकल पर जब ब्रेक लगाते हैं तो वो कुछ दूर जाकर रुक जाता है, ठीक है, जब ब्रेक लगाएंगे। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लेते हैं कि एक कार है और एक यहां पर ट्रक है, ट्रक बड़ा होता है, कार छोटी होगी, तो अगर दोनों पर एक जैसा ब्रेकिंग फोर्स हम लगा दें, एक जैसा सेम ब्रेकिंग फोर्स, तो कौन सा कम डिस्टेंस में रुकेगा? कार। और जो ट्रक रोक दिया हमने तो देखो यहां पर जो कंडीशन है वो ऐसा नहीं कि कार पहले रुकेगी या ट्रक, ये सिचुएशनल है, ठीक है। मतलब सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, उस पर ये डिपेंड करेगा। तो इसमें से कुछ भी रुक सकता है पहले और कुछ भी बाद में रुक सकता है, कोई भी कम टाइम में रुक सकता है, कोई भी ज्यादा टाइम में रुक सकता है। तो यही हमारा नेक्स्ट केस है। A truck and a car are brought to rest by application of same braking force। अंडरलाइन करेंगे वहां पर सेम ब्रेकिंग फोर्स को, क्योंकि अगर यहां पर ये सेम नहीं होगा तो जो ये क्वेश्चन है वो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। तो वहां पर ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से आएगा और हम लोग फ्रिक्शन का यूज करेंगे। यहां पर सेम ब्रेकिंग फोर्स की कंडीशन, मतलब दोनों पर एग्जैक्टली जो ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है वो सेम है, तो अंडरलाइन कर लेंगे सेम ब्रेकिंग फोर्स को। Which one will come to stop in a shorter distance if they are moving with same? अब देखो यही कंडीशन यहां पर आपको समझनी थी कि which one will come to stop in a shorter distance, कौन सा सबसे छोटी दूरी में रुकेगा? If they are moving with same, अगर वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तब कौन रुकेगा? सेम काइनेटिक एनर्जी से तब कौन रुकेगा? और सेम मोमेंटम से तब कौन रुकेगा? मतलब आपसे ये क्वेश्चन कहा गया कि दोनों जा रहे थे कार और ट्रक, अगर उनकी वेलोसिटी सेम थी और ब्रेकिंग फोर्स लगाया गया तब कौन छोटी डिस्टेंस में, कौन पहली डिस्टेंस मतलब कम डिस्टेंस में रुकेगा? और अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं तो कौन कम डिस्टेंस में रुकेगा? और सेम मोमेंटम से जा रहे हैं तो कौन सा कम डिस्टेंस में रुकेगा? अब समझ में आ गया ना? तो इस कंडीशन के हिसाब से उसका आंसर यहां पर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी एनसीईआरटी में दिया गया है, क्वेश्चन ये अलग से डाला गया है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, मास मान लेते हैं कोई व्हीकल है, उसका मास m है, इनिशियल स्पीड u है, हमने ब्रेक लगाया, ये जाकर यहां पर रुक गया, यहां पर इसकी स्पीड क्या है? 0, ठीक है। तो जितनी दूर जाकर वो रुका उसी को हम क्या कहेंगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस। जितनी दूर में रुकता है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई। तो हम लोग यहां पर पहले एक फार्मूले को डेवलप करेंगे और देन हम लोग यहां पर इन रिलेशंस को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज और समझ लो आप, जैसे एक फार्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अच्छा, जब भी फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का पूछा जाता है किसी से तो नॉर्मली यही आंसर आता है, हाफ mv², ठीक है। लेकिन p²/2m भी होता है, लेकिन वो आंसर कोई देता नहीं है। जैसे कभी भी पूछो तो नॉर्मली यही आता है, मतलब ये हमें पूरी तरीके से याद रहता है। तो इसका जो दूसरा फार्मूला है वो हम लोग यहाँ पर डेवलप कर लेते हैं। हालांकि ये चीज हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हमें इसकी जरूरत पड़ती रहती है। तो हम इसे ऊपर नीचे m से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं mv², m²v², और नीचे क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, संवेग जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा यहां पर p² डिवाइडेड बाई 2m। तो यानी कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो हम हाफ mv² भी यूज करते हैं और हम p²/2m भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें यहां पर p लिखना हो, p की वैल्यू लिखनी हो, तो p² जो है वो 2mk के बराबर होगा, या फिर हम लिख सकते हैं p = √2mk, ठीक है। ये हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, दिख रहा है ना ये? तो यहां पर ये हम लोग लिख सकते हैं p = √2mk। ये इतने यूजुअल फार्मूले हैं कि हम इन फॉर्मूलों का यूज कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, यहीं पर डायग्राम के नीचे नोट करना आप। मतलब ये अलग से, ये केस का पार्ट नहीं है, ये अलग से फॉर्मूले हैं। तो डायग्राम के जस्ट नीचे आप नोट करेंगे, डायग्राम के नीचे लिखना है आपको, जैसे हमने लिखा था।
ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों फॉर्मूले हम याद रखेंगे, ये तो हमें याद ही रहता है, ठीक है, बस हम याद रखेंगे k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m भी होता है। इस पर आगे हम लोग मोमेंटम वगैरह में क्वेश्चंस भी करेंगे। और p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, p इज इक्वल टू रूट 2m के, जैसी जरूरत है वैसा हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लेना सभी ने। तो अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं कि ये फॉर्मूला देखने में, अब हम एक इसका फॉर्मूला बना लेते हैं जिसमें u, k और p तीनों चीजें आ जाएं। तो मतलब इसका भी फॉर्म हो, इसका भी फॉर्म हो, इसका भी फॉर्म हो, तो उसी के बेसिस पर हम लोग यहां पर समझ लेंगे कि इनके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो जैसे हमारे पास यहां पर जो कंडीशन दिख रही है, क्या इसमें कहीं टाइम दिख रहा है आपको? नहीं, तो कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। टाइम नहीं है तो थर्ड इक्वेशन आप सीधे यूज करेंगे। तो हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्सलेशन की बात समझ लेते हैं कि एक्सलेशन क्या रखेंगे। तो एक्सलेशन यहां पर देखो सेम ब्रेकिंग फोर्स उसने दिया है, यानी कि हम यहां पर एक्सलेशन जो है जब ब्रेक लगाएंगे तो एक फोर्स जनरेट होगा। तो न्यूटन्स लॉ इतना तो सभी को पता है, जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है F इज इक्वल टू ma, तो A इज इक्वल टू F अपॉन m। लेकिन जब आप ब्रेक लगाएंगे तो एक्सलेशन होगा या रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। तो जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं तो रिटार्डेशन को हम माइनस में रखते हैं। तो हम यहां पर जो रिटार्डेशन होगा तो उसे लिख रहे हैं, यानी कि A इज इक्वल टू हम लिखेंगे फिर माइनस F डिवाइडेड बाई m। तो समझ में आ गया कहां से आया ये? F इज इक्वल टू ma से आया है, लेकिन A इज इक्वल टू F अपॉन m रखेंगे, लेकिन A को रखेंगे माइनस में क्योंकि ये यहां पर रिटार्डेशन होगा, ठीक है। जहां पर F को हम क्या कहेंगे? ब्रेकिंग फोर्स। तो यहां पर हम लोग रखेंगे, ऐसे रख देते हैं, पुट A इज इक्वल टू माइनस F अपॉन m, जहां F क्या है? ब्रेकिंग फोर्स। F क्या है? ब्रेकिंग फोर्स है, ठीक है। अब आप देखो ये वैल्यू रखकर यहां पर, तो V फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी जगह हमने जीरो रखा, फिर ये हो गया u स्क्वायर माइनस 2F डिवाइडेड बाई m इंटू s। अब इसे हम इधर लाते हैं तो 2Fs डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसको इधर लेकर आए और देन हम यहां से लिख सकते हैं s इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू m u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2f, m u स्क्वायर अपॉन 2f, ठीक है। अब जरा देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन f, ठीक है। और जो ये हाफ mu स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं ना, जो काइनेटिक एनर्जी उसकी है, एंड डिवाइडेड बाई f, ठीक है। जो स्टार्टिंग में उसकी काइनेटिक एनर्जी रही होगी उस काइनेटिक एनर्जी को यहां रख दिया और डिवाइडेड बाई हमने f कर दिया, तो k अपॉन f आ गया। और k की जगह हम लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m, तो k की जगह हम रखेंगे अगर p स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइडेड बाई f, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m f, ठीक है, ये हो गया। तो आप जरा यहां पर देखो कि जो फार्मूले आए हैं टोटल, वो कितने फार्मूले आ गए? S इज इक्वल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस, एक तो फॉर्मूला आया हमारे पास mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2f, एक फॉर्मूला आया है k डिवाइडेड बाई f, और एक फॉर्मूला आया है p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mf, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले यहां पर हमारे पास आ गए। तीनों एक ही चीज है, बस अलग अलग फॉर्म में लिखे गए। जैसे ये u के फॉर्म में है, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, और ये मोमेंटम के फॉर्म में, ठीक है। लिख लो वहीं पर ऐसे। नोट कर लिया? देखो डेरिवेशन एक बार समझना जरूरी रहता है कि हम लोग यहां पर डेरिवेशन क्या है उसको समझ लें,
कैसे ये आया है क्या है, क्योंकि वो एक दिमाग में सेट हो जाता है ना, तो फिर समझ में चीजें आ जाती हैं। फिर फाइनली फॉर्मूला हमें याद रखना है, और यहाँ पर इतना कोई लेंदी भी नहीं है। अगर आपको नहीं भी याद है, डेरिवेशन पता है, तो आप उससे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना होगा, और अगर भूलता है तो डेरिवेशन आपको बता ही दिया गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर याद करने की हम बात करें, तो जैसे हमें इसको याद करना हो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का केस क्या रहेगा, तो हम इस फॉर्मूले में सब कुछ याद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें ये फॉर्मूला याद ही रहता है, k = ½ mv²। और जो ये p²/2m है, ये फार्मूला पूरे फिजिक्स में इतनी ज्यादा बार यूज होता है कि वो भी हमें रट जाता है। मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत यूज होते हैं पूरे फिजिक्स में। ये फॉर्मूला जो p²/2m है, आप यहां पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में कई बार यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टेट में यूज होता है, मैग्नेटिज्म में होता है, मॉडर्न में यूज होता है, तो बहुत जगह पर इसका यूज आता है। तो ये रट जाते हैं दोनों फॉर्मूले, ये तो वैसे ही रटा हुआ है। तो फिर अगर हमें इसे याद करना हो, डराइव करना हो तो कर ही लेंगे, याद करना हो तो हम बीच वाला याद रखेंगे बस, क्योंकि इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, k/f, ठीक है। जस्ट आप तुरंत याद रखेंगे, ना तो उसमें स्क्वायर है, ना 2 है, ना 3 है, कुछ नहीं है, बस k/f याद रखना है। अब इसको याद करके बेनिफिट क्या हुआ, अगर हमें ये चाहिए तो k की जगह ½ mv² या mv² रख देंगे तो ये वाला आ जाएगा, और k की जगह p²/2m रख देंगे तो ये वाला आ जाएगा। यानी कि बस बीच वाला याद रखेंगे, उसी में p²/2m रखकर हम ये फाइंड कर लेंगे, और mv²/2 रखकर हम ये वाला फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बस बीच वाले को टिक कर लो, आपको याद रहेगा कि बस एक याद करने से हमारे दोनों काम हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना क्या है, जैसे इस पर क्वेश्चन भी ऐसे भी न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी या स्टॉपिंग टाइम क्या होगा, तो वो भी हमसे पूछा सकता है, वो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा कम दूरी में रुकेगा, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक तरह से। तो यहां पर आप देखो कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, तो हमारे पास जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में उसने क्या कहा है, सेम वेलोसिटी, दूसरी कंडीशन में सेम काइनेटिक एनर्जी, और तीसरी कंडीशन में सेम मोमेंटम। तो ये चीज आपको सेम रखनी है, और एक और भी चीज तो सेम है, क्या चीज, ब्रेकिंग फोर्स, मतलब दोनों पर ब्रेक भी सेम लगाए गए हैं। तो आप देखो कि जब हम यहां पर कहेंगे इफ u इज सेम, देन इस फॉर्मूले को अगर देखो mv²/2f, तो इसमें यहां पर u भी सेम है, u भी सेम है, और ये 2f, ये पूरा टर्म क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर ये पूरा टर्म सेम है तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, m के हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब यहां से हमें रिजल्ट बिल्कुल पता है, क्योंकि मास किसका ज्यादा होगा, ट्रक का या कार का, ट्रक का, कार का मास कम होगा। तो अगर कार का मास कम है, तो जिसका मास कम है उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस भी तो कम होगी, सीधी सी बात है। जिसका मास कम उसके लिए s की वैल्यू कम, जिसका मास ज्यादा उसका s ज्यादा। तो क्या लिखा हुआ है, आप वहां बुकलेट में देखकर पढ़ लो, एज मास ऑफ कार इज लेस देन दैट ऑफ ट्रक, सो कार विल स्टॉप इन अ शॉर्टर डिस्टेंस। क्लियर हो गया ना। तो बस ऐसे ही आपको देखना, कुछ रटना ही नहीं, फार्मूला है, जो भी पूछा जाएगा आप तुरंत खुद ही बता दोगे। जैसे यहां पर अगर k की बात करें, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अगर हम k की बात करें तो इफ k इज सेम तो क्या होगा, s = k/f। अब आप देखो दोनों का k सेम है, और साथ में f तो पहले से ही सेम है, क्वेश्चन में ही बता दिया गया, तो दोनों चीजें सेम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, सेम फॉर बोथ, सो बोथ विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सेम डिस्टेंस। इसलिए दोनों बराबर डिस्टेंस कवर करके रुकेंगे, क्योंकि दोनों का k और f सेम, तो दोनों का s भी क्या होगा, सेम। ऐसे अगर आप देखो इफ p सेम देन s = p²/2mf। तो अब आप यहां पर देखो इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको मोमेंटम उसने कहा है सेम, और साथ में ये f भी सेम है, और 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो s इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अब क्या होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए s कम होगा ना, क्योंकि इनवर्स में जिसका मास ज्यादा उसके लिए s कम, तो मास ज्यादा किसका, ट्रक का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार, सो ट्रक विल स्टॉप इन अ शॉर्टर डिस्टेंस। तो अब समझ में आ गया कि ये चीज कंडीशनल थी कि अगर दोनों जा रहे हैं और उन पर हम सेम ब्रेकिंग फोर्स लगाते हैं तो कौन कम डिस्टेंस में रुकेगा। ये इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि उनकी वेलोसिटी सेम है, या उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, या उनका मोमेंटम सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है तो कार पहले रुक रही थी,
अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दोनों बराबर डिस्टेंस चल के रुक रहे थे, और अगर मोमेंटम सेम है तो ट्रक पहले रुक जाएगा और कार बाद में रुकेगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना? इसी से रिलेटेड एक और कंडीशन है जो हम लोग को यहां पर देखनी है। इस पर AIEEE में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया था। S = mu² upon 2f, जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, बुकलेट में आप देख सकते हैं कि छोटा लिखा हुआ है। S = mu² upon 2f, if initial speed is made n times then new stopping distance will be, मतलब जो इनिशियल स्पीड है उसको हम कितने गुना कर दें? n टाइम्स कर दें। तो n टाइम्स करने का मतलब क्या हुआ कि जो u था उसको हम क्या कर देंगे? n टाइम्स u कर देंगे। n टाइम्स जो ये है, इस n टाइम का मतलब क्या है कि जो u है उसको हम n टाइम्स u कर देंगे। तो फिर यहां पर जो न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी उसको हम क्या लिखेंगे? s डैश। तो s डैश हो जाएगा m, और u की जगह पर हम रखेंगे nu टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2f, और इसे हम लोग लिख सकते हैं फिर m n² u² डिवाइडेड बाई 2f, या फिर हम n² को पहले लिख लें n² और mu² डिवाइडेड बाई 2f, और mu² अपॉन 2f क्या है? पहले वाली डिस्टेंस। इसका मतलब जो s डैश की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? n² टाइम्स s। ठीक है, तो वहां पर जगह होगी थोड़ी सी, उसी में लिख लेंगे इसे। आप एक लाइन में लिख लेना, जैसे ये चीज हमने नीचे लिखी है, आप यहीं पर जगह वहां एक ही लाइन के लिए छोड़ी गई है सर। s डैश इज इक्वल टू n² टाइम्स s। ठीक है, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब यहां पे जैसे ये जो लिखा गया है तो इसमें क्या है कि जो ये n है वो क्या है? n ये है कि कितने टाइम्स स्पीड की गई है। जैसे अगर हम यहां पर कह दें पहले स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 10 से उसकी स्पीड हो गई 20, तो कितने गुना हुआ? 2 टाइम्स हुआ। तो 2 टाइम्स का मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, n की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, 2 गुना हुआ। अगर हम कह दें पहले स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड थी और बाद में 120 हो गई, क्या हो गया? n की वैल्यू 3 गुना हो गया ना, 40 गुणे 3 करेंगे तो 120 आ जाएगा। जैसे अगर हम कह दें यहां पर कि पहले स्पीड 30 थी और उसके बाद फिर हो गई 40, तो अब कितने गुना हो गई? अब क्या दिक्कत है तुम्हें? 4/3। इसमें तो बड़ी जल्दी जल्दी बता रहे थे, इसमें बताने क्या सोच रहे? मतलब इसमें क्या कर रहे थे तुमको यही नहीं पता हम कर क्या रहे थे, बस करके बता दे रहे थे कुछ। इसमें क्या कर रहे थे वही उसमें करना। इसमें क्या किया था? डिवाइड किया था ना, 20/10 2, 120/43 हो गया। तो इसमें भी वही कर दो, जरूरी थोड़े कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना ही हो, 4/3 टाइम्स तो भी हो सकता है। तो आप जो काम यहां कर रहे थे वही इसमें करना है। यानी कि आप क्या कर रहे थे यहां पर? फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय इनिशियल स्पीड। मतलब यहां पर जो n है उसमें आप क्या कर रहे थे कि फाइनल स्पीड एंड डिवाइडेड बाय आपने क्या किया? इनिशियल स्पीड। हालांकि कोई लिखने वाली चीज नहीं थी, बट लिख दिया मैंने यहां पर कि आप कहीं पर भी, जैसे इसमें अगर n देखेंगे तो इसमें n हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, 40/30 करेंगे 4/3 आ जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा कि 10 से 20 या 40 से 120 ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है। तो उसमें क्या फाइनल अपॉन इनिशियल करेंगे, 4/3 टाइम्स वहां पर इंक्रीमेंट कराया गया स्पीड में। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए। अब जैसे स्टॉपिंग डिस्टेंस में जो रिजल्ट्स निकले हैं, तो कुछ लोगों को यह लगने लगता है कि अगर कोई चीज कम डिस्टेंस में रुक रही है तो उसको समय भी कम लगेगा, और कोई चीज ज्यादा डिस्टेंस में रुक रही है तो उसको समय ज्यादा लगेगा, या दोनों चीजें अगर बराबर डिस्टेंस पर रुक रही तो टाइम बराबर लगेगा। लेकिन क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। अगर कोई चीज बराबर डिस्टेंस पर रुक रही है तो कोई जरूरी थोड़े है कि दोनों का टाइम भी सेम हो। टाइम थोड़े सेम हो सकता है, टाइम तो कुछ भी यहां पर हो सकता है, सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो स्टॉपिंग टाइम डिस्टेंस देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। भाई जैसे आप ऐसे सोच लो कि जैसे एक रोड है, रोड पर एक कार जा रही है, ठीक है, रोड पर एक कार जा रही, कार बना देते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है ये मतलब गाड़ी हो गई, और दूसरी वो बैल गाड़ी हो गई, जिसमें वो बैल आगे लगे होते हैं ऐसे सींग वाले, ठीक है, वो जा रहे हैं।
हाँ कुछ भी ऐसे समझ लो। तो एक गाड़ी हो गई और एक बैलगाड़ी हो गई, तो जो दोनों जा रहे हैं, मान लिया दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किए और दोनों यहां तक गए, तो क्या दोनों बराबर एक ही समय में पहुंचेंगे? टाइम तो भाई ये गाड़ी तो जल्दी पहुंच जाएगी और बैलगाड़ी बैल अपना ऐसे हिलते जुलते अपना आराम से जाएंगे धीरे धीरे, तो ये टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों ने बराबर कवर की ना। तो कोई जरूरी नहीं, ये उनके अगेन इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन जल्दी वहां तक पहुंचेगा और कौन देर में पहुंचेगा। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर टाइम रहेगा। स्टॉपिंग, जैसे आपने ब्रेक लगा दिया, अब ब्रेक लगाने पर वो कितनी दूर पर रुके वो हमने देख लिया, लेकिन समय किसने कम लिया या किसने ज्यादा लिया, उसमें रिजल्ट्स हम देखते हैं कि क्या वैसे ही रहेंगे रिजल्ट्स या कुछ वहां पर बदलेंगे। ठीक है, तो वही हमें यहां पर देखना है। तो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं स्टॉपिंग टाइम। ये भी आसान है, टू कैलकुलेट स्टॉपिंग टाइम इन एबव केस। तो अगेन यहां पर जो ए होगा वो तो हमने समझ ही लिया, क्या होगा, माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम। अब आपको टाइम निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट या सेकेंड? जल्दी बताओ, ये देखकर बताओ। फर्स्ट लगाएंगे ना, क्योंकि एस कहीं नहीं दिख रहा है हमें, एस तो हमारा अननोन था, वो तो हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे आपसे कहा गया कि यहां पर ये एम मास जो है ये यू स्पीड से जा रहा है, ये ब्रेक लगाया हमने और ये यहां जाकर रुका, तो यहां से यहां पर अगर रुक रहा है तो यहां से यहां तक जाने का टाइम आपको बताना है, वही स्टॉपिंग टाइम हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ठीक है, तो यहां पर v हो गया 0, u है u के बराबर, और यहां पर हो जाएगा माइनस एफ अपान एम इंटू टी। तो आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, एफ टी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू यू। इट इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू एम यू डिवाइडेड बाई एफ। ठीक है, अब मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, मोमेंटम। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम पी रख सकते हैं, और ऐसे ही पी को हम लोग लिख सकते हैं रूट टू एम के डिवाइडेड बाई एफ हो गया। तो हम इसे सीक्वेंस में लिख लें, जैसे ये हमने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट तो समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल ही है। v बराबर यू प्लस एटी, ए की जगह रखा हमने माइनस एफ अपान एम, इसको हमने इधर ट्रांसफर किया, फिर यहां से एम यू इधर हो गया और एफ आ गया नीचे। एम इंटू यू को हम मोमेंटम संवेग लिख सकते हैं, और मोमेंटम को रूट टू एम के, क्योंकि पीछे भी आपको लिखवा दिया गया कहां से आया। ठीक है, तो अब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। पहले हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया गया था, वेलोसिटी, तो हम मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एफ लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर पर हमें दिया गया था काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और तीसरे नंबर पर हमें दिया गया था मोमेंटम, तो हम पी अपान एफ लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी सीक्वेंस में हम रिजल्ट्स को देखेंगे। अगेन आप देखो, अगर हमें ये याद करना हो तो आपको तीनों में याद करना है, तो आप क्या याद करोगे, सबसे लास्ट वाला, उसमें के अपान एफ और इसमें पी अपान एफ, क्योंकि पी को मास इंटू वेलोसिटी जरूरत पड़ने पर हम रख सकते हैं, और पी को रूट टू एम के, क्योंकि ये हमने बताया ना वही के इक्वल टू पी स्क्वायर अपान टू एम, तो ये फॉर्मूले सब याद हो जाते हैं अपने आप ही। तो पी अपान एफ याद रखेंगे, और जैसी जरूरत होगी वैसे हम उसको लिख सकते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो, जो ये हेडिंग पड़ी है ना, टू कैलकुलेट स्टॉपिंग टाइम, उसी के नीचे लिखना है। देखो यहां पर क्या है, पहली कंडीशन में इफ u इज सेम, तो अगर u सेम है तो फिर t इज इक्वल टू एम यू अपान एफ यूज करेंगे। तो यहां पर u सेम और f सेम, मतलब ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें सेम है तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब जिसका मास कम है उसको टाइम कम लगेगा। तो ये चीज तो पहले वाले में भी थी, उसमें भी ऐसे ही आया था, वहां पर s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब कार कम डिस्टेंस में रुकी थी और साथ ही साथ कार में टाइम भी कम लग रहा है, मतलब वही कंडीशन। तो एज मास ऑफ कार इज लेस, सो कार विल टेक लेस टाइम टू कम टू रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इफ k इज सेम देन, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो t इज इक्वल टू रूट टू एम के अपान एफ। तो काइनेटिक एनर्जी सेम होने का मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी सेम, k 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है और f भी कांस्टेंट है, देन क्या हो जाएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m। तो t प्रोपोर्शनल टू रूट m एज मास ऑफ, अगेन देखो इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था और इसमें भी है। ठीक है, तो जैसे जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका स्क्वायर रूट भी तो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब अगेन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। तो क्या लिखा गया, एज मास ऑफ कार इज लेस, क्योंकि कार का मास कम है
तो उसका स्क्वायर रूट भी कम ही आएगा, यानी कि उसको कम समय लगेगा। एज मास ऑफ कार इज लेस, सो कार विल टेक लेस टाइम टू कम टू रेस्ट। ठीक है, तो कार को कम समय यहां पर लगेगा। जबकि आप याद करो कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला केस था उसमें दोनों को बराबर डिस्टेंस लगी थी, या बराबर डिस्टेंस दोनों ने कवर की थी रुकने से पहले। दोनों ने डिस्टेंस, क्योंकि उसमें क्या आया था, k डिवाइडेड बाई f आया था ना, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर था। लेकिन आप देखो यहां पर कि जो डिस्टेंस है वो तो बराबर है, लेकिन कार को वहां तक पहुंचने में कम समय लगेगा अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है दोनों की, तो कार को टाइम कम लग रहा है। अगेन इसमें भी कम टाइम लग रहा है और इसमें भी कम टाइम लग रहा है, यानी कि दोनों डिस्टेंस तो बराबर चलेंगे। जैसे यहां पर ये कार है और ये ट्रक है, तो डिस्टेंस तो दोनों बराबर चलेंगे, लेकिन कार पहले पहुंच जाएगी और ये बाद में पहुंच पाएगा यहां पर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो भी है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप स्पीड से निकालो तो वैसे सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि इसका मास ज्यादा होगा तो इसकी स्पीड कम रहेगी, और इसका मास कम है तो इसकी स्पीड ज्यादा, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंच जाएगा। मतलब अल्टीमेटली घुमा फिरा के रीजन स्पीड से ही निकलेगा। लेकिन आपको उतना सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूले से भी वही चीज बता सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसा, या तो हम ऐसा करेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी से हम स्पीड का कैलकुलेशन करेंगे, फिर स्पीड से हम रिलेट करके देखेंगे, तो वो सब करने की जरूरत नहीं। सीधे यहां से देखो, काइनेटिक एनर्जी सेम, ब्रेकिंग फोर्स सेम, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है तो डिस्टेंस दोनों की बराबर रहेगी, लेकिन समय कार को कम लगेगा, कार जल्दी पहुंच जाएगी। मोमेंटम के केस में देखो, इफ P सेम देन, अब की देखो T इज इक्वल टू P अपॉन F, दोनों का P भी सेम, दोनों का F भी सेम। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को सेम टाइम लगेगा, यानी कि अगर दोनों जा रहे थे तो सेम फॉर बोथ, सो बोथ विल टेक सेम टाइम टू कम टू रेस्ट, दोनों को बराबर समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। जबकि इसमें क्या था, K अपॉन F में दोनों को बराबर डिस्टेंस मिल रही थी, लेकिन यहां पर क्या था, मोमेंटम के केस में क्या था, ट्रक कम डिस्टेंस पर रुक रहा है जबकि कार ज्यादा डिस्टेंस पर रुक रही, लेकिन आप देखो समय दोनों को क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बहुत ज्यादा थिंक करने की जरूरत है, सोचेंगे तो सब कुछ स्पीड के बेसिस पर ही तय होगा, लेकिन अगर आप यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपको ये बस याद रखना है, U सेम तो T प्रोपोर्शनल टू M, कार का मास कम इसलिए कार को कम समय लगेगा। अगर K सेम है, अगेन T प्रोपोर्शनल टू M, कार को कम समय लगेगा। इसमें देखें दोनों का P और F सेम है, दोनों को बराबर टाइम लगेगा, मतलब बराबर समय जाकर वो रुकेंगे जाकर। ठीक है, डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी लेकिन टाइम वहां तक पहुंचने का दोनों का सेम होगा। तो हमने यहां से क्या सीखा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस में अलग रिजल्ट हमें मिल रहा है और स्टॉपिंग टाइम में हमें अलग रिजल्ट मिल रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, चाहे वो डिस्टेंस का या टाइम का, वो आप प्रॉपर जैसे बताया गया वैसे आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद तो क्वेश्चन ही स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी और इसमें तो कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस केस पर बेस्ड नहीं है। मतलब केस में जो कुछ हमने पढ़ा, केस देखो हमने स्टार्टिंग में बताया था ना, केस जो होते हैं वो स्पेशली वो खुद ही क्वेश्चंस हैं, बस वो जनरल फॉर्म में आपको बता दिए गए। तो कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे दे दिए हैं यहां पर जो केस पर बेस्ड हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी यहां पर दिए गए हैं जिनमें केस का कोई मतलब नहीं, हम जनरल वे में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके करेंगे। ठीक है, A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour respectively. The velocity of the car midway between P and Q is middle point पर velocity। तो ये तो हमने केस किया है ना, हम उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके इसका आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा भी गया है। क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन। और लोग भी ट्राई करें जल्दी से।
तो यहां पर फॉर्मूला हम लोग को पता ही था मिड पॉइंट पर वेलोसिटी का, रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। हमने यू और वी की वैल्यू रखी। अब आप देखो ये कैलकुलेशन हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी कई बार वैसे ही रिपीट हो जाते हैं, मिल जाते हैं क्वेश्चंस में। 30 40 तो 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर, तो वो 50 स्क्वायर ही होगा, 3 4 5 वाला रेशियो आ जाता है। तो ये 50 आप सॉल्व करो चाहे इसको, तो ये 900 हो जाएगा और ये 1600 हो जाएगा। कितना? 2500। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 50, ठीक है। तो वो हमने पीछे एक वो क्वेश्चन था जिसमें वो पर्सन जाता है होम से कैफे तक, उसमें यही कैलकुलेशन आया था। तो 50 आ गया ऊपर और नीचे आएगा √2, लेकिन ऐसे आंसर में कहीं दिया नहीं गया था, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया। तो नीचे √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, एंड 50 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 25। तो ये 25 √2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन। अब आप देखो यहां पर ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में आप चौथे ऑप्शन को जरा चेक करो। अगर आप u प्लस वी बाई 2, जैसे हमने कहा था कई बार लोग आपको ये भी बता देते हैं कि लगभग लगभग इतना होगा, तो आपने सोचा यार ये रूट कौन सॉल्व करे, डायरेक्ट हम इससे देख लेते हैं अंदाजा लगाकर क्या होगा। अब आपने इसका यूज किया, तो आपने किया 30 प्लस 40 एंड डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा? 35। अब 35 उसने खुद ही आंसर में दे रखा है, तो आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, उठा के टिक कर दें, लेकिन वो टिक करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमने निकलवाया था ना u प्लस वी बाई 2, तो ये एवरेज वेलोसिटी, और उसने पूछा क्या था? मिड पॉइंट वेलोसिटी। अगर आप इन दोनों को देखेंगे, इसका अगर √2 की वैल्यू रखो 1.41, फिर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, तो लगभग इसी के आसपास आएगा, कुछ पॉइंट वैल्यू आएगी। लेकिन जब उसने दोनों आंसर एग्जैक्टली दे रखे हैं, तो आप अगर उसको टिक करोगे तो आपका गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला आ रहा है उसके थ्रू ये वाला आंसर हमें मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ट्राई करेंगे सभी लोग। थर्ड, tripling the speed of a motor car multiplies the distance needed for stopping by। तो यहां पर क्या आएगा? थर्ड। देखो उसने कहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, ट्रिपलिंग द स्पीड मतलब स्पीड को हमने 3 गुना कर दिया, तो यानी कि यहां पर डायरेक्ट उसने n की वैल्यू को दे दिया यहां पर कि हियर n इज इक्वल टू, अरे यार क्या हो रहा है, here n is equal to 3। यहां पर n की वैल्यू क्या है? 3 के बराबर। अब n यहां पर 3 है, और उसने कहा कि अगर मोटर कार की स्पीड को 3 गुना कहें, द डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग इट बाय मल्टीप्लाइज, मतलब कितने से वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि जो s डैश है वो हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स s। तो यहां पर ये n की वैल्यू जब रखेंगे आप 3, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा इंटू s, यानी कि आ जाएगा ये 9 और इंटू s। मतलब पहले की डिस्टेंस अगर s है, 9 सेकंड नहीं है, ये डिस्टेंस है ना पहले वाली डिस्टेंस, तो 9 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि हम 9 इंटू s लिख रहे हैं, तो हम यहां क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइज बाई 9। नोट करेंगे इसे। नोट कर लिया ना आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 23rd। अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एट लीस्ट 2 मीटर। मतलब कार पर आपने ब्रेक लगाया, तो उसकी स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर। जब आपने ब्रेक लगाया तो वो कितनी दूर में रुक जाएगी? 2 मीटर की डिस्टेंस पर वो रुक जाएगी। ठीक है, इफ द सेम कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर उसी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होती, विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? तब उसकी मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती? फोर्थ ऑप्शन होगा ना। देखो ये दोनों क्वेश्चन इसलिए दिए गए क्योंकि इसमें वो डिस्टेंस आपसे नहीं पूछ रहा था, इसमें उसने पूछा था वो डिस्टेंस कितने से मल्टीप्लाई होगी। मतलब
यहां पर एक तरह से हमें ये देखना था कि ये पहले की डिस्टेंस है और ये कितने से मल्टीप्लाई हुई, 9 से। तो उसने ये वाली वैल्यू पूछी थी, मल्टीप्लाइज द डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग इट बाय, कितने से मल्टीप्लाई होगी, तो 9। लेकिन अब की जो ये क्वेश्चन है इसमें वो मल्टीप्लीकेशन नहीं पूछ रहा है कितने से करेंगे, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। दैट मींस यहां पर अगर n की बात करें तो ये तो सीधे ही है, 40 से 80 गया तो 2 टाइम्स हो गया। बाकी आप ऐसे लिखना चाहें तो 80 वही फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा 2। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहां पर जो भी डिस्टेंस है वो 100 मीटर वो चलता है कितना, 10 सेकेंड में। तो इससे हम उसकी स्पीड बता सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू s डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। जैसे अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी 100 टाइम कितना 10, तो यहां पर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। हिज काइनेटिक एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड इन द रेंज, तो हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं लेट m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम, ठीक है, मतलब मास उसका हमने अज्यूम कर लिया 70 किलोग्राम। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी हाफ mv², ये आ जाएगा हाफ, मास की जगह रखा हमने 70 और v स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 100। तो ये कैंसिल करेंगे यहां पर, तो कैंसिल करने पर यहां पर 35 आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3500 जूल। अब ये 3500 जूल यहां पर काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो 3500 जो ये पढ़ रहा है ये किस रेंज में पढ़ रहा है, 2000 से 5000 के बीच में ही तो 3500 आएगा ना, तो इसका मतलब यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां पर पॉइंट जो समझने वाला है वो ये कि ये जो मास है वो 70 किलोग्राम कैसे हमने मान लिया। आपके दिमाग में भी उठ सकता है 70 की जगह हम 60 मान सकते थे, कुछ भी हम अज्यूम कर लेते, ये हमें कैसे पता चला कि यही मानना है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही, बाकी तो इसमें सब कुछ सेम है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहां पर जो ये टर्म दिया गया एथलीट एंड द ओलंपिक गेम्स, ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं इसी के बेसिस पर ये मास अज्यूम किया गया, ठीक है, इन दोनों बेसिस पर। जैसे होता है क्या, अगर हम एक एथलीट की बात करें ओलंपिक गेम में तो हम एथलीट का एक आइडियल मास अज्यूम करते हैं। जैसे आपने देखा हो जो रेस होती है वो 60 किलोग्राम का एक होता है, एक 65 का हो रहा है, एक 70 का, और अलग अलग कैटेगरी होती है ना, तो हम वही यहां पर लेकर एक कोई भी वैसा ही मास अज्यूम करेंगे जैसा एक एथलीट का मास होता है, क्योंकि जो भी एथलीट होगा वो फिट बॉडी का होगा। अब ये थोड़े कि कोई बहुत हैवी हो, एकदम 200 किलोग्राम का एथलीट, वो उठ ही नहीं पाएगा, दौड़ेगा क्या, तो 200 केजी तो आप नहीं मान सकते। और बहुत दुबला पतला हो 17 किलो का, 17 किलो का ओलंपिक गेम में एथलीट, तो वो भी अगर आप लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो हम वो भी नहीं मान सकते। मतलब एथलीट अगर उसने कहा है तो एक फिट पर्सन की बात कही जाएगी, ठीक है। हालांकि अपने इंडिया में फिट पर्सन की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। यहां पर तो जैसे जब मोटे ताजे होते हैं ना, ऐसे आगे वो पेट निकला होता है इतना ज्यादा, घर में पेट पहले घुसता है फिर पीछे से घुसते हैं आप, ठीक है, ये खाते पीते घर का आदमी है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो एथलीट की, तो वही आपको यहां पर यूज करना होगा। इसीलिए उसने यहां पर पूछा क्या, रेंज, ठीक है। तो रेंज का मतलब है कि अगर वो स्पेशली आपसे पूछता कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी, रेंज नहीं पूछता, तो ये क्वेश्चन गलत था, फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाते। क्योंकि अगर एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आपको एग्जैक्ट मास पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या, जैसे हमने 70 लिया, आपने सोचा भाई एथलीट 60 किलोग्राम का भी तो हो सकता है, मतलब फिट बॉडी तो 60 केजी पर भी दिखाई जा सकती है। तो अगर आप 60 लेते तो क्या होता, तब भी वही आंसर आता, 60 लेते और ये क्या हो जाता 100, तो यहां पर क्या आ जाता 30, दैट इज 3000, ठीक है। तो 3000 यहां पर, तो ये भी अगेन 2000 से 5000 के बीच में ही आएगा, तब भी आप वो भी वही आंसर आप टिक करते। अगर यहीं पर कोई 60 की जगह 65 लेता, उसका भी आंसर इसी रेंज में पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक फिट बॉडी वाला पर्सन अज्यूम करेंगे तो उसका मास यहीं पर रहेगा, वो डाइनिंग टेबल वाला नहीं, जो आगे डाइनिंग टेबल लेकर चलते हैं तो वो वाला नहीं। तो अगर फिट बॉडी पर्सन आप देखेंगे तो उसका मास लेंगे, आपको ये आंसर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन एक स्पेशली ये AIEEE में पूछा गया था क्वेश्चन, और इसमें यही पॉइंट आपको थिंक करना था जो यहां पर आपको बताया गया, ठीक है। नोट कर लिया ना।
हो गया ना सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। If a particle moving in a straight line is accelerated for a time t1 with acceleration a1 and for time t2 with acceleration a2, मतलब यहां पर आपको ऐसे दिया गया कि एक पार्टिकल है जो t1 टाइम के लिए उसका एक्सलेशन रखता है वो अपना a1, और जो t2 टाइम है वो एक्सलेशन अपना रखता है इस समय में a2, फॉर टाइम t2 एक्सलेशन a2, देन फाइंड एवरेज एक्सलेशन इन टाइम इंटरवल t1 प्लस t2। तो आपको ये ओवरऑल a से b तक की अगर बात करें हम, तो आपको एवरेज एक्सलेशन यहां पर बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, एवरेज एक्सलेशन। थर्ड ऑप्शन ट्राई करो सभी लोग। हमने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपसे एवरेज पूछा जाएगा, सभी लोग ट्राई करेंगे जिनका जो भी कर रहे हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हमने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपसे एवरेज कभी भी पूछे तो आप उसकी बेसिक डेफिनेशन से थिंक करना स्टार्ट करो। वहां से आप सोच सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा वी मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट इज टाइम इंटरवल। तो अगर आप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का यूज करेंगे, उस पर अगर फोकस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। ट्राई करेंगे, जैसे भी समझ में आ रहा है फिर अभी हम बता ही देंगे आपको। इसमें पूरा सेक्शन एक साथ काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो गया। तो हमें अपने दिमाग में एक फॉर्मूला रखना है कि जो एक्सेलरेशन होता है, मतलब जैसे अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट का जो एक्सेलरेशन या अगले पार्ट का एक्सेलरेशन, तो फार्मूला एक ही रहेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और लोग निकाल पाए? क्या आएगा फाइनली आंसर? थर्ड, लेकिन कम लोग कर पा रहे हैं। जैसे आप इस चीज पर फोकस करो कि आपको अगर ओवरऑल एवरेज चाहिए तो आपको पूरा एवरेज निकालने के लिए टोटल चेंज इन वेलोसिटी आपको चाहिए, यहां से यहां तक का टोटल चेंज। अब अगर आप इसको अलग अलग सोचोगे कि हम यहां पर u वेलोसिटी मान लें, फिर यहां पर v मान लें, फिर यहां पर v डैश मान लें, और उसके बाद हम चेंज निकालने पहले v डैश निकालेंगे, फिर v डैश माइनस u करेंगे, फिर v डबल डैश निकालेंगे, माइनस v डैश करेंगे, तो चेंज आएगा। तो बिल्कुल आ जाएगा चेंज। अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का चेंज निकालेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन आपका ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप पहले इसे निकाल रहे हैं, फिर इसे निकाल रहे हैं, फिर आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमें यहां से पता चल रहा है कि अगर आपको डेल्टा वी निकालना है तो आप a इंटू डेल्टा टी भी तो कर सकते हैं, एक्सलेशन इंटू टाइम। तो अगर हम इतनी दूर का चेंज लिखें, दैट इज डेल्टा v1, तो वो चेंज क्या हो जाएगा, एक्सलेशन और टाइम इंटरवल। तो एक्सलेशन क्या है, a1, और टाइम इंटरवल क्या है, t1। ऐसे ही आप यहां देखो, यहां से यहां तक का अगर आप चेंज इन वेलोसिटी निकालें डेल्टा v2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन और इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, तो मतलब ये चेंज होगा a1 t1 और ये चेंज हो जाएगा a2 t2। तो अगर आप ओवरऑल चेंज निकालें यहां से यहां तक डेल्टा v, ओवरऑल चेंज, तो ओवरऑल जो चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा v1 प्लस डेल्टा v2। भाई दोनों चेंज आप ऐड कर दो तो टोटल चेंज मिल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा यहां पर कितना, a1 t1 प्लस a2 t2। देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो यहां पर हो जाएगा a1 t1 प्लस a2 t2, और टोटल टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। बस यही आंसर। तो थर्ड ऑप्शन सही था जितने लोगों ने बताया था। नोट कर लेना इतना। इसमें ये एक कंफ्यूजन आता है नॉर्मली, तो वो आपने यहां पर लिख लिया हो तो उसको हम दूर कर देते हैं आपका,
जैसे इसमें एक ये नॉर्मल कंफ्यूजन होता है, आप जो काम यहां हमने किया है ये आप पहले कर चुके हैं, अभी हम याद दिलाएंगे तो आपको याद आ जाएगा, आप ये काम पहले कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप वो चीज ध्यान नहीं देते हैं तो आपको यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, आपको ये लगने लगता है कि यहां से यहां तक का चेंज है, यहां से यहां तक का चेंज है। तो जब हम ओवरऑल चेंज निकालेंगे, मतलब ओवरऑल डिफरेंस निकालेंगे, एक तरह से चेंज मतलब एक तरह से डिफरेंस ही तो होगा, फाइनल माइनस इनिशियल बस रहेगा, तो हमें तो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो अगर हम यहां की वेलोसिटी u मान लेते और यहां की वेलोसिटी हम v मानते, तो हम अगर चेंज निकालते डेल्टा v तो ये v माइनस यू होता, ठीक है, कि हम फाइनल में से इनिशियल घटा रहे होते, तो ये डिफरेंस आ जाता। लेकिन हमने ये वाला प्रोसीजर तो अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इस प्रोसीजर में हमें समझ में आ रहा था कैलकुलेशन ज्यादा है, तो हमने सोचा कुछ और थिंग करते हैं, इसको भी करके आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए बस आपको बीच में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेलरेशन बदल गया। लेकिन ये जो हमने किया इसमें हमने यहां से यहां तक का चेंज निकाला है, चेंज मतलब डिफरेंस, यहां से यहां तक का हमने चेंज निकाला है। तो ये चेंज है इतने पार्ट का, ये चेंज है T2 पार्ट का। तो अगर टोटल चेंज निकालेंगे तो टोटल का मतलब ऐड करना होता ना, तो हम टोटल चेंज के लिए इस चेंज को दोनों को हम ऐड करेंगे। अब ये चीज आप कैसे पहले कर चुके हैं, ये चीज हम लोग अलग जगह पर भी करते हैं, जैसे हम इधर साइड में समझा दे रहे हैं आपको। जैसे आप याद करो कि आपने ये केसेस तो 9th-10th लेवल में भी किए होंगे, रेजिस्टेंस वाले, ठीक है, रेजिस्टेंस को जोड़ना, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम अगर कोई बैटरी लगा देते हैं तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है, यहां का V2 है, यहां का V3, तो आप सोचो यहां आप क्या बोलते हो इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अंतर। डिफरेंस का मतलब ये होता है, ये V पोटेंशियल नहीं होता, ये डिफरेंस होता है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, उसको हम V1 V2 लिखते हैं। अब आप सोचो यहां का पोटेंशियल अगर V है तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हमें ये V लिखना होता है तो हम V1 माइनस V2 माइनस V3 लिखते हैं, या V1 प्लस V2 ऐड करते हैं ना, हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि ये डिफरेंस ये डिफरेंस ये डिफरेंस तीनों को ऐड कर दिया तो वो टोटल डिफरेंस हमें दे देता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम ऐड करते हैं, जैसे अगर कहीं चेंज निकाला, यहां चेंज निकाला, यहां चेंज, तो आप टोटल चेंज के लिए उन सभी चेंजेस को ऐड करेंगे तो वो टोटल चेंज देगा, क्योंकि टोटल का मतलब क्या है, एडिशन, सम करना, और किसका सम कर रहे हैं, चेंज का। तो जो जो चेंजेस हैं उनका सम कर देंगे तो टोटल चेंज आपको मिल जाएगा। ये हम और भी जगह यूज करते हैं, जैसे आप सोचो कि आपने एक केस भी किया होगा 12th में, जैसे आप कैपेसिटर जब पढ़ते हैं तो कैपेसिटर में भी यही पोटेंशियल वाला केस करते हैं। जब ये वाला केस होता है जिसमें कुछ दूर पर एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाता है, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इतना पोटेंशियल डिफरेंस V2, एंड देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो हम V1 माइनस V2 नहीं करते हैं, क्या करते हैं, V1 प्लस V2। ऐसे ही टेम्परेचर में भी करेंगे, ये मतलब डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं तो टोटल के लिए टोटल डिफरेंस का मतलब डिफरेंस को ऐड करेंगे, अलग अलग पार्ट के जो भी डिफरेंसेस होंगे। जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ऐसे भी केसेस हमारे सामने बनते हैं कि जैसे मान लिया कोई वॉल है और इस वॉल के दो पार्ट है, इतने का कुछ अलग टाइप का मटेरियल है, इतने का अलग टाइप का मटेरियल है, तो अगर यहां से यहां तक चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर चेंज है वो T1 है, और यहां से यहां तक का टेम्परेचर चेंज T2 है, तो अगर टोटल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, क्योंकि हम टोटल चेंज निकाल रहे हैं तो इंडिविजुअल चेंजेस को हम टोटल कर देंगे तो वो टोटल चेंज हमें दे देगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वही है ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं दूसरी जगह आता है तो वो चीज प्रॉब्लम हो जाती। तो अभी आपको क्लियर हो गया ना कि वहां पर हमने क्यों ऐड किया है उसे, ठीक है। क्लियर हो गई नहीं सारी बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। देखते हैं यहां पर एक क्वेश्चन है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अ मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द मैन विल कैच द बस। अब ये क्वेश्चन आप देखो तो ये जो प्रैक्टिस, इन जनरल प्रैक्टिस में जो कंडीशन आपके सामने आती है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। हम इसको डायग्राम से आपको समझा रहे हैं कि जैसे उसने कहा यहां पर कि एक, यहां पर जैसे ऐसे रोड पे दिखा देते हैं, अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
तो हमने यहां पर ऐसे दिखा दिया बस, ठीक है, इस लोकेशन पर ये बस हो गई, ठीक है, और ये बस यहां से चलना स्टार्ट करती है, रेस्ट से चल रही, मतलब u इज इक्वल टू 0, और एक्सलेशन इसका कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसने चलना स्टार्ट किया यहां से। अब क्या हुआ, एक पर्सन जो था वो 48 मीटर पीछे खड़ा हुआ था, तो हम उसे थोड़ा सा, जैसे इसी रोड पर दिखाना है लेकिन हम उसे नीचे दिखा देते हैं वरना समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहां पर दिखा दिया कि एक पर्सन है जो यहां पर खड़ा हुआ है 48 मीटर पीछे, और ये यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है 48 मीटर, ठीक है, 48 मीटर पीछे ये खड़ा हुआ है और इसी रोड पर ही स्टार्ट करता है, इसको ये बस कैच करनी है। तो 48 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये एक यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ना स्टार्ट करता है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो u क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसने कहा देन द मिनिमम टाइम बताओ जितने समय के बाद ये इस बस को कैच कर लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये इस बस को यहां पर कैच कर लेता है जाकर, ठीक है, दिस इज कैचिंग पॉइंट। ये मान लिया ये कैचिंग पॉइंट यहां पर है, यहां पर कैच कर लिया इसने। तो अगर इसने एक साथ चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, यहां पर अ मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिस। तो जब ये बस स्टार्ट करती उसी समय ये भी दौड़ना स्टार्ट करता है। तो मिनिमम टाइम में आपसे पूछा गया है कि वो बस को कैच कर लेगा, तो वो मिनिमम टाइम आपको बताना है। तो आप देखो यहां पर कि अगर इसने बस को यहां पर कैच कर लिया तो होगा क्या कि ये पर्सन यहां से यहां तक जाने में, सपोज कर लिया ये जो बस है इस बस को यहां से यहां तक पहुंचने में सपोज कर लिया इसे S1 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी और इसको जो टाइम लग रहा है वो t लग रहा है। तो ये जो मैन है इसको भी यहां से यहां तक डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ेगी, कितनी S2, लेकिन उतने ही समय में इसको पहुंचना पड़ेगा, तभी तो कैच कर पाएगा। जैसे अगर ये बस 10 सेकंड में यहां पहुंची और जब बस ने चलना स्टार्ट किया था तभी इसने चलना स्टार्ट किया था, तो अगर बस 10 सेकंड में यहां पहुंच रही तो इसको 10 सेकंड में दौड़ के वहां पहुंचना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये बाद में पहुंचेगा तो बस आगे निकल जाएगी। तो जितने समय में ये यहां पर पहुंचा, प्रैक्टिकली सोचो इसको कि जैसे आप कहीं खड़े हैं, बस ने चलना स्टार्ट कर दिया, तो आप दौड़कर जितने समय में बस मान लिया 50 मीटर आगे गई, उतने समय में आप पीछे से दौड़कर वहां तक पहुंच जाएंगे, तो आप बस को कैच कर लेंगे। लेकिन अगर बाद में पहुंचे तो बस निकल जाएगी। तो यहां पर वही कंडीशन है कि ये जो बस है ये अगर टी टाइम में यहां पर पहुंच रही है तो उतने ही समय में इसको भी यहां पर पहुंचना चाहिए था। तो एक तरह से देखा जाए तो टाइम तो दोनों सेम लेंगे, लेकिन इसको कम डिस्टेंस ये चली और इसको ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा। कितनी ज्यादा डिस्टेंस 48 मीटर। यानी कि अगर आप देखो तो एक इक्वेशन हमें मिल रही है S2 माइनस S1। जैसे अगर हम आपसे पूछे यहां बताओ S2 माइनस S1 की वैल्यू क्या है, तो 48। S2 में से अगर हम S1 घटा दें तो यही तो बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 48 मीटर, ठीक है। अब ये इक्वेशन मिल गई, अब आपको इसमें S1 S2 की वैल्यूज बतानी है क्या है। तो आप जरा बताओ यहां पर S2 की वैल्यू S1 की, ये जो है S2 की वैल्यू आप क्या रखोगे। S2 इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा 10, क्या बता रहे हो 10 इंटू टी होगा ना। इसके पास कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, तो जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो उस समय हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट। जब स्ट्रेट है तो डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही होंगे, तो आप चाहे डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे इसका यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है, तो हम उसे लिखेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम लोग यहां पर S2 की जगह क्या लिखेंगे 10 इंटू टी, मैन के लिए हो गया। S1 किसका है, बस का। बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन बस के पास क्या है, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो हम क्या यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, फर्स्ट या सेकेंड, सेकेंड यूज करें, क्योंकि आपको S बताना है और T आपको दिया गया है, U और A डिसाइड ही नहीं करते हैं। तो S और T का मतलब सेकेंड इक्वेशन। तो U 0 है यानी कि हाफ AT स्क्वायर, तो हम S1 की जगह पर क्या लिखेंगे हाफ और AT स्क्वायर, तो एक AT स्क्वायर पहले लिख दे रहे हैं, बाद में वैल्यू डाल देते हैं 48। तो ये S2 हो गया मैन का
और S1 हो गया बस का, ठीक है। अब आप यहां पर वैल्यू डालो तो 10t माइनस हाफ एक्सलेशन 1 है, t स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो हम इसे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20t हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर और ये आ जाएगा 96, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग सीख चुके हैं, तो पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 20t एंड प्लस 96 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर टी स्क्वायर इधर ले गए और ये 96। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको बताया जा चुका है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम 1 मान लेंगे और फिर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हम लिखेंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 96 होगा। आप सब कुछ हम एग्जाम्पल्स करा चुके हैं, डायरेक्ट देखते हैं। तो यहां पर साइन तो प्लस का रहेगा, लेकिन 1 और 96 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 96 में 1 ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो 20 तो मिलेगा नहीं। तो आप इसको 12 इंटू 8 भी तो लिख सकते हैं। जैसे चलिए लिख देते हैं 1 इंटू 96 है, तो इसको हम लोग ये ना लिखकर हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 8। 12 इंटू 8 96 ही तो होता है। तो अब 12 और 8 को अगर आप ऐड करो तो क्या होगा 20, यानी कि हमें दो फैक्टर मिल गए, एक मिल गया -12 और एक मिल गया -8। देखो दोनों को ऐड करो -20, दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस 96, यानी कि जो t की वैल्यू है वो हो जाएगी, उसको उधर ले जाएंगे ना, तो 12 डिवाइडेड बाई 1, इससे डिवाइड भी करते हैं, हालांकि उससे कोई मतलब रहेगा नहीं, 1 है तो 8/1, क्योंकि हम भूले ना, पता लगा 1 के चक्कर में हम 2 होता तो भूल ही जाते, डिवाइड भी करना है, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया। याद है ना सब कुछ, फैक्टर करना हम आपको सिखा चुके हैं और उसके हम एग्जाम्पल्स भी बता चुके हैं, तो वहां से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पीछे जाकर अपना समझ लो उसको, ठीक है। तो ये 12 एंड 8 दो आंसर्स आ गए। अब यहां पर उसने पूछा था मिनिमम टाइम, तो जैसे हमने पीछे समझाया था एक क्वेश्चन में कि अगर दोनों टाइम आते हैं और दोनों ही सही टाइम है तो मिनिमम टाइम या फर्स्ट टाइम कब वो पकड़ेगा, कैच करेगा, तो जो छोटा वाला टाइम है वही आप टिक कर देंगे। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि जो मिनिमम टाइम है वो मिनिमम टाइम हो जाएगा 8 सेकेंड, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट। नोट कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ये AIEEE में पूछा गया था, एम्स में भी पूछा गया था, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझ लेंगे एक बार, क्योंकि इसमें प्रोसीजर जो है कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप कोई यहां से पढ़ के पता चल जाए कि हमें एवरेज निकालना है कि क्या निकालना है, कुछ भी नहीं, जस्ट आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो हम एक तरफ से इसको करना स्टार्ट करते हैं बस। देखो यहां पर अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates at the rate f through a distance s, then continues at constant speed for time t। मतलब उसने सबसे पहले क्या कहा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर उसने कहा एक्सेलरेट करती है किस रेट से, f रेट से, और कितनी डिस्टेंस, s डिस्टेंस, मतलब 0 से स्टार्ट किया, एक्सेलेरेशन उसमें f है, वो s डिस्टेंस तक चली, देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड, यानी कि s डिस्टेंस चलने के बाद उसका एक्सेलेरेशन खत्म हो गया होगा या हटा दिया गया होगा, और उसने एक कांस्टेंट स्पीड, जो उसकी स्पीड हो गई होगी उसी स्पीड से वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ेगी। टाइम t कितने समय के लिए, t टाइम के लिए, एंड देन डिसेलरेट, डिसेलरेट मतलब वही रिटार्डेशन आ गया, मंदन आ गया, देन डिसेलरेट एट द रेट f/2, और डिसेलेरेशन कितना, f/2, टू कम टू रेस्ट, और फाइनली फिर से रेस्ट में आ गई, मतलब रेस्ट से चली थी वो और रेस्ट में वापस आ गई, यानी कि 3 सेक्शन है इसमें, पहले में एक्सेलेरेशन, दूसरे में कांस्टेंट और तीसरे में रिटार्डेशन, ठीक है। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स इज 15s, देन, अब उसने कहा कि अगर उसने ये तीनों सेक्शन की टोटल डिस्टेंस उसने 15s रखी है, तो इस पूरे 15s डिस्टेंस में आपको ये रिलेशन, मतलब जो चला है वो पूरे उसकी कंडीशन, देन, तो आपसे उसने कहा है ये रिलेशन आपको बतानी, तो देन के बाद उसने ये नहीं कहा
कि एवरेज बताओ या कुछ ऐसा बताओ या मैक्सिमम बताओ, कुछ नहीं कहा। उसने कहा देन, तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे फिर। तो हमने ऑप्शन में देखा कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, s इज इक्वल टू एफ टी स्क्वायर, मतलब 1/2 है, यहाँ 1/4 है, 1/72 है, यहाँ पर सिर्फ एफ टी। यानी कि हमारे दिमाग में ये चीज आ गई ऑप्शन को देखकर कि हमें एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है इन तीन क्वांटिटीज में। किसमें? s में, f में और t में। इन तीनों क्वांटिटीज का रिलेशन स्टेब्लिश करना है। तो बस हमें इसमें कुछ मेंशन नहीं है, तो हम एक तरफ से करना स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे कि हमें क्या करना है। तो कैसे करेंगे, देखो प्रोसीजर क्या है, हम यहां पर बनाएंगे और इस क्वेश्चन को हम डायग्राम में ही पूरा सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, मतलब पूरा डायग्राम में ही चलेगा। जैसे यहां पर हमने लिया, पहले यहां पर डायग्राम देखो क्या है, जो कंडीशन दी गई। पहली कंडीशन में उसने यहां पर कहा, उसने स्टार्ट किया है रेस्ट से और उसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, f के बराबर, इतना एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, s के बराबर। तो इतनी डिस्टेंस उसने कवर की, यहां से यहां तक सपोज कर लिया, ठीक है, यहां तक। फिर इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद यहां किसे अगले t टाइम तक के लिए, मान लिया यहां से यहां तक का जो टाइम है ये है t टाइम, तो उसने अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखा है, वही तो लिखा गया ना। देन यहां पर देखो, देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड। तो मान लेते हैं यहां पर उसकी स्पीड क्या हो गई, v, जैसे यहां पर 0 था, फिर एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते s डिस्टेंस के बाद स्पीड कितनी हो गई, v। तो अब वो कांस्टेंट स्पीड से जाएगी कार। और फिर मान लिया t टाइम के बाद वो यहां पर है, तो उसके बाद उसने क्या कहा कि यहां पर जब t टाइम के बाद देखा तो स्पीड तो वही रहेगी ना, कि बदल जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक तो टोटल कांस्टेंट स्पीड है ना। ये v जो है यहां पर क्या उसने कहा, कांस्टेंट हो गया, तो उसी कांस्टेंट स्पीड से यहां तक गई। लेकिन t टाइम के बाद उसने कहा उसमें आ गया डिसलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन, और वो रिटार्डेशन कितना है, f/2। और उसके बाद ये यहां पर रेस्ट में आ गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपको टोटल डिस्टेंस भी दी गई है। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है, वो है 15s, 15s के बराबर। ये यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस है 15s। तो आपसे उसने कहा है s, f और t में रिलेशन स्टेब्लिश करो, ठीक है, यही तो उसने क्वेश्चन में कहा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमें क्या एवरेज निकालना है या कुछ ऐसे, तो हम लोगों को रिलेशन देखना है, जस्ट रिलेशन स्टेब्लिश करना, तो हम एक तरफ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। भाई जैसे अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप हमारा यहां तक का है, दूसरा स्टेप हमारा यहां तक का है और तीसरा स्टेप आगे का हो गया। तो अब आप पहले स्टेप में आओ। पहले स्टेप में देखो आप क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। हम इक्वेशन लिख देंगे, बाकी आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत वैसे थी नहीं, डायरेक्ट हम वैल्यू भी रख सकते हैं, मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब आप इस इक्वेशन में वैल्यूज रखेंगे, तो u तो है 0, तो हमने यहां रखा v² इज इक्वल टू 2fs। आप सिर्फ देखो अभी पहले, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब देखो यहीं से आपको रास्ता मिलेगा कि क्वेश्चन में आगे हमें क्या करना है। जैसे आपने इतना लिखा, जब कुछ नहीं पता था तो हमने सोचा चलो एक इक्वेशन लिख देते हैं, हमने इक्वेशन लिखा, अब हमें रास्ता देखने लगा कि देखो f और s तो आ गए, रिलेट हो गए, लेकिन यहां क्या है, हमें v नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, t चाहिए। ऑप्शन में देखो, हमें ये f और s तो चाहिए, लेकिन साथ में हमें उसके साथ में t चाहिए, बाकी इधर उधर हम बाद में कर लेंगे। तो हमें t चाहिए यहां पर, तो हम इसमें से v हटाएंगे और v की जगह पर हमें t लाना है। तो v की जगह t लाने का मतलब ये थोड़ा कि v हटा के t लिख देंगे, तो कैसे लाओगे, एक रिलेशन स्टेब्लिश करोगे ना। तो अब हम देख रहे हैं कि v आगे है और t भी आगे है, तो हम दूसरे सेक्शन में पहुंचेंगे। अब दूसरे सेक्शन में हमें क्या दिख रहा है कि यहां पर स्पीड v है, टाइम यहां से यहां तक का t है, लेकिन हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं पता है। मान लेते हैं वो डिस्टेंस कुछ भी मान लिया हमने, s0 मान लिया। अगर ये डिस्टेंस s0 होती तो हमारा काम बन गया था। कैसे, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस s0 होती तो हम क्या लिखते यहां से, v इज इक्वल टू जो स्पीड है दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब इस इक्वेशन को हमने मान लिया 2, लेकिन अब हमें ये s0 नहीं पता है।
अब प्रॉब्लम क्या है एस नॉट की, तो हमें ये कैसे भी पता चल जाएगा, तो हम v की जगह पर यही वाली वैल्यू यहां रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब एस नॉट देखो कैसे पता चले, आप देखो उसने आपको 15s दे रखा है टोटल, ये दिया है उसने s। अगर आपको ये वाली डिस्टेंस अगर हम s डैश माने और ये अगर आपको s डैश पता चल जाए यहां पर, ठीक है, तो सारा काम हमारा हो गया, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व। क्यों? क्योंकि s पता ही है, s डैश पता चल जाए तो हम ये दोनों ऐड करके 15s में से घटा दें, तो हमें बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी ना, क्योंकि तीनों का सम 15s होगा, तो ये दोनों पता चल गए तो उनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, बीच का पार्ट निकल आएगा, यानी कि हमारा टारगेट हो गया s डैश निकालना। अब आप याद करो एक केस जो हम लोगों ने किया था कि पहले एक कार एक्सेलरेट करती है और फिर रिटार्ड करती है, अल्फा और बीटा वाला। तो उसमें हम लोगों ने ऐसे देखा था ना कि यहां पर अगर वेलोसिटी v है या v मैक्स है और ये अल्फा था, ये रिटार्डेशन था बीटा, तो इस केस में हम लोगों ने इसे लिखा था s1 और इसे लिखा था s2। तो हमने क्या कहा था कि अगर आपको s1 अपान s2 लिखना है तो बीटा अपान अल्फा लिखेंगे, लेकिन अगर आपको s2 अपान s1 लिखना है तो आप अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा लिखेंगे। मतलब कंडीशन देखो, यहां पर वेलोसिटी जीरो थी, यहां पर जीरो थी, तो आप बीच के सेक्शन को भूल जाओ, क्योंकि बीच के सेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, स्पीड सेम है। जीरो से v एक्सलेशन f, v से जीरो एक्सलेशन यानी कि रिटार्डेशन कितना f बाई टू, यानी कि हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं ना, तो हम यहां लिख सकते हैं s डैश डिवाइडेड बाई s, s डैश डिवाइडेड बाई s, तो हम क्या लिखेंगे अल्फा अपान बीटा, s2 अपान s1 अल्फा अपान बीटा, तो s डैश अपान s तो क्या लिखेंगे f डिवाइडेड बाई f बाई टू, f और f कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2, इट इंप्लाइज दैट s डैश इज इक्वल टू 2s। समझ लो पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व। कैसे सॉल्व हो गया? क्योंकि हमें ये s डैश ही तो चाहिए था, अब हम s नॉट आराम से निकाल सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं यहां पर, हम ऐसे लिख देते हैं, हमने जोड़ा s प्लस s नॉट, ठीक है, एंड प्लस s डैश। वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये हो गया 15s। यहां से अगर आप देखो तो s प्लस s नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है और s डैश कितना है 2s, दैट इज इक्वल टू 15s। इट इंप्लाइज दैट s नॉट इज इक्वल टू, ये 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 12s, ठीक है। 15s में से s और 2s ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12s हो जाएगा। अब ये 12s हमें s नॉट पता चल गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाई इक्वेशन 2 v इज इक्वल टू s नॉट अपॉन t इज इक्वल टू कितना हो गया 12s डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर 12s डिवाइडेड बाई t, 2 नहीं, 12s डिवाइडेड बाई t, और यहां लिख दिया हमने पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट ये हटा देते हैं, ये तो मैंने ऐसे कंपेयर करने के लिए आपको बताया था, तो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं यहां पर। अब यहां पर आगे हमें जो करना है वो हम इधर कर दे रहे हैं, उसी के आगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है ना, तो हमने लिखा v, उसी के आगे आप लिखना, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs, यहां पर हम रखेंगे v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है 12s, ठीक है, डिवाइडेड बाई t टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs। ये कितना हो गया 144s स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2fs। एक s यहां से हो जाएगा कैंसिल, और इस तरह से यहां पर क्या आ जाएगा, ये जो s है वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 144 f t स्क्वायर, या फिर s इज इक्वल टू 1/72 f t स्क्वायर। बस यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें स्टेप बाय स्टेप चलना था, आप पहले इसको नोट कर लो, फिर एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जहां पर चीजें हमने लिखी हैं वैसे ही लिखना बिल्कुल,
इधर उधर लिख लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज किसके लिए लिखी गई। तो जैसे मैंने डायग्राम बनाकर जहां जहां जो चीज लिखी है वही, बस ये वाला पार्ट इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। कैलकुलेशन था और यही आपको बस समझना है कि इसमें आप स्टेप बाय स्टेप एक तरफ से चलेंगे। क्वेश्चन आपको बता ही दिया गया था कि पहले u इक्वल टू 0 से स्टार्ट करती है कार, एक्सलेट होती है f एक्सलेशन से s डिस्टेंस के लिए, फिर कांस्टेंट स्पीड t टाइम के लिए, देन डिसलेरेशन आ गया और उसके बाद वो फाइनली रुक गई जाकर। तो आपको s f और t में रिलेशन बताना था। अब s f t का रिलेशन है वो हमें निकालने के लिए हमने क्या किया, एक तरफ से चलना स्टार्ट किया। तो हमने यहां पर जस्ट इक्वेशन अप्लाई की। अब जैसे अगर आप इसको दोबारा करेंगे तो आपके स्टेप्स अपने आप रिमूव हो जाएंगे, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। जैसे अगर आप दोबारा करेंगे तो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आप क्या करेंगे, वी स्क्वायर यू तो 0 है तो सीधे 2fs ही लिख देंगे। अगले स्टेप में पहुंचे, यहां पर आपने माना s नॉट, v इज इक्वल टू s नॉट अपॉन t, क्योंकि यहां कोई एक्सलेशन तो है नहीं, तो सीधे सीधे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। देन आप आगे बढ़े, क्योंकि s नॉट आपको चाहिए था तो हमें ये s है, ये s डैश है, टोटल हमें पता है 15s, बस s डैश पता चल जाए तो हम ये बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे वो बता दिया गया था। तो यहां पर हम इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे, s डैश अपान s f अपान f बाई 2। अब जैसे किसी के दिमाग में आ सकता है कि अगर हमें ये फार्मूला ना पता होता तब क्या हम क्वेश्चन नहीं कर पाते? बिल्कुल कर लेते, क्योंकि वो तो हमने आपको पहले बता रखा है कि आप कोई भी क्वेश्चन है वो आप 3 इक्वेशंस जो हैं मेन, उनसे आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन चीजें अगर याद रहती तो वही चीज हमारे लिए आसान हो जाता है बस। जैसे अगर आप यही चीज ऐसे करना चाहें, जैसे आपने सोचा हमें ये नहीं पता तो क्या करते, यहां फिर से अप्लाई करते, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाती, तो फाइनल रखते 0 और u इनिशियल हो जाता, यानी कि हो जाता वी स्क्वायर, और फिर रिटार्डेशन है तो -2f/2 इंटू s हो जाता। ठीक है, s का मतलब वही s डैश, तो यहां से ये कैंसिल हो जाता। तो आप लिखते f s डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2fs। वी स्क्वायर क्या है 2fs। तो आप यहां से क्या करते, ये जो f और f है ये हटा देते, तो यहां से आपको मिल जाता s डैश इज इक्वल टू 2s। वही चीज तो आ गई। इसमें हमने वो केस यूज नहीं किया, बिना केस के हमने निकाल लिया, और उसमें हमने केस यूज किया था। तो अगर आपको केस पता है तो वो ज्यादा इजी है, अगर केस नहीं पता है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर 2s निकला, तो ये s है, ये 2s है, टोटल 15s है, तो बीच का बचा 12s। 12s पता चल गया s नॉट, तो उसकी वजह से हमें v पता चल गया, s नॉट की जगह पर 12s रखा तो 12s बाई t, और ये वाली वैल्यू उठाकर रख दिया, यहां पर रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। A truck is moving with a velocity 36 km per hour on seeing red light. It decelerate at 2 meter per second square. The reflex time of the driver is 0.4 second. How much distance truck will travel before coming to a stop? अब यहां पर सबसे पहले आपको इसमें एक जो टर्म आया है, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, मतलब ये जो रिफ्लेक्स टाइम का कॉन्सेप्ट है ये। तो रेफ्लेक्स टाइम हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो उसने कहा है कि ये रेफ्लेक्स टाइम 0.4 सेकेंड है, इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे ये हमें बस थोड़ा सा समझना है। तो ये रेफ्लेक्स टाइम कैसे यूज करेंगे समझो, पहले तो ये इसे समझो रेफ्लेक्स टाइम है क्या। तो रेफ्लेक्स टाइम होता है कि जैसे नाम से क्लियर है, रेफ्लेक्शन से आया है, जैसे ऐसे लग रहा है रेफ्लेक्शन से ये टाइम आया। तो रेफ्लेक्शन टर्म जो है उसका मतलब क्या होता है, एक तरह से हम एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब रिएक्ट हमें जो रिएक्शन हमारा होता है वो क्या है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज को जब देखते हैं तो देखने के बाद हमारा दिमाग कितनी चीजें काम करता है, पहले हमने देखा, फिर हमारा माइंड उसको थिंक करता है, और फिर वो जिस बॉडी का काम होता है उसको एक सिग्नल देता है, और फिर वो बॉडी रिएक्ट करती है। मतलब इतना प्रोसेस होता है। ठीक है, कि पहले हमने देखा, थिंक किया, और फिर हमने एक्शन किया वहां पर। तो जो हम ये काम करते हैं इसमें कुछ तो टाइम लगेगा ना, हालांकि बहुत कम टाइम होता है, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा देखने में, थिंक करने में, और रिफ्लेक्शन देने में, या हम रिएक्शन करने में जो टाइम लेते हैं। तो वो जो टाइम रहता है बीच का, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स टाइम। यानी कि अगर रिफ्लेक्स टाइम 0.4 सेकेंड है तो 0.4 सेकेंड के बाद ही आप रिएक्ट कर पाएंगे। इसका ये सीधा मतलब हुआ कि 0.4 सेकेंड तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 0.4 सेकेंड में आपने देखा और थिंक किया और एक्शन तक के पोजीशन पर पहुंच गए।
यानी कि अगर उसने रेड लाइट देखा और उसका रिफ्लेक्स टाइम 0.4 सेकेंड है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि देखने के 0.4 सेकेंड के बाद वो ब्रेक लगा पाएगा, क्योंकि उतना टाइम ले लेता है दिमाग। बात समझ गए ना? तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स टाइम। इसको ऐसे जनरल वे में समझ लो, कोई बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, जैसे तुम थिंक कर रहे हो, बैठ के सोच रहे हो, समझ रहे हो। ये बिल्कुल आसान सी चीज। जैसे होता नहीं कि कभी कभी आपका मान लिया कोई दोस्त आया अपना हाथ वाथ ऐसे बांध के, ठीक है, देखा हाथ टूट गया है या प्लास्टर लगा हुआ है कुछ भी, तो क्या होती कंडीशन? तो आप भाई पूछते हैं भाई क्या हो गया? तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे बताते हैं, अबे यार क्या बताएं, जब तक ब्रेक लगाते लगाते तब तक घुस गए जाके, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो सिचुएशन है उसमें क्या बता रहा है वो, जब तक ब्रेक लगाते लगाते, मतलब उसको पता तो चल गया था कि हमें ब्रेक लगाना है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं बचा था, ठीक है। तो वो समय, मतलब हम उस समय में ब्रेक लगाने से पहले का जो टाइम होता है, जो रिफ्लेक्स टाइम, कि हमने देख तो लिया था और हमें भी पता चल गया कि हमें ब्रेक लगाना है, लेकिन हम एक्शन नहीं कर पाए और उतने समय में ही जाकर हम लड़ गए जाकर। तो बीच का जो टाइम होता है वो होता है, ये टाइम होता बहुत कम है। अब ऐसा थोड़ी होता है जैसे आगे सामने से ट्रक आ रहा है, आप जा रहे हैं बाइक से, तो अब आपने देख लिया, अब देखने के बाद सिग्नल गया दिमाग में न्यूरॉन्स बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, भाई इसको लड़वा दें क्या? इधर उधर बहुत देख रहा था ये, ठीक है, या ना लड़वाएं, चलो इसको निकालवा देते हैं, ब्रेक लगवा देते हैं। तो ऐसे वहां मीटिंग थोड़े चलती है, मतलब वो तो एक तरह से ऑटोनॉमस सिस्टम बना हुआ था, बस देखा, थिंक किया और तुरंत ब्रेक लगा दिया आपने, या साइड से निकल गए, जो भी कंडीशन है वहां पर। तो ये टाइम बहुत कम होता है यहां पर, ठीक है। लेकिन सीधी सी बात है कि इतने समय के बाद ही आप कोई एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो समय है उसमें हम कुछ कर नहीं पाते। तो इसका जो डायग्राम है वो देखो कैसे बनेगा, कि जैसे यहां पर ट्रक था, इस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी थी यू कितना था 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखो एक चीज, कि जैसे अगर वेलोसिटी है यहां पर, कुछ भी आपको दिया गया है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। ये कन्वर्जन होता है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, तो ये हो जाएगा कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी इनिशियल स्पीड हो गई। अब क्या हुआ, इसका जो रिफ्लेक्स टाइम है वो कितना है? 0.4 सेकेंड। यानी कि ये 0.4 सेकेंड तक कुछ नहीं कर पाएगा, जो ड्राइवर है वो 0.4 सेकेंड तक कुछ नहीं कर पाएगा, यानी कि यहां पर भी स्पीड यू ही रहेगी। और ये जो बीच का टाइम है, ये टाइम रहेगा 0.4 सेकेंड का, ये टी टाइम, ठीक है, 0.4 सेकेंड। देख लिया उसने, लेकिन रिफ्लेक्स टाइम जो है तो वो रिएक्ट करने का टाइम है, कितने समय के बाद आप एक्शन कर पाएंगे। तो 0.4 सेकेंड के बाद वो एक्शन लेगा, यानी कि 0.4 सेकेंड तक ट्रक उसी स्पीड से चलता रहेगा। देन यहां पर उसने ब्रेक लगाया तो एक रिटार्डेशन जनरेट हुआ, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए इक्वल टू हो गया -2, एंड देन यहां पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहां पर जो डिस्टेंस है उसको हमने कह दिया S1, और यहां की जो डिस्टेंस है उसको हमने कह दिया S2। तो उसने आपसे कहा कि टोटल डिस्टेंस बताओ, तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 हो जाएगी। तो अब अगर हम S1 निकालें तो जब एक्सलेशन नहीं होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना u, टाइम कितना t, दैट इज 10 इंटू 0.4, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। मतलब 4 मीटर वो चल जाएगा बिना कोई एक्शन किए। इस लोकेशन पर ब्रेक लगेगा, रिटार्डेशन आ जाएगा, आपको निकालना है S2, आपको यहां पर u, v और a दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया है। इसका मतलब हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन। जैसे हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान रहेगा आपको, नेमिंग कर देते हैं कुछ। ये मान लिया A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट। तो ये जो काम हुआ ये A टू B के लिए हुआ, ठीक है, और फिर ये जो काम होगा वो B टू C के लिए होगा, B टू C के लिए। तो B टू C में हम लोग क्या करेंगे? S2 इज इक्वल टू, सॉरी ये यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे ना, टाइम तो दिया नहीं गया, तो हम यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहां पर हमें v को क्या रखना है? 0 फाइनल, u इनिशियल यही 10 रखना है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एंड -2 इंटू, ये -2 है ना, तो माइनस जब रखेंगे तो माइनस हो जाएगा 2, और इंटू यहां पर क्या हो जाएगा? S2। दैट मीन्स ये इंप्लाई कर रहा है 4S2 इज इक्वल टू 100,
दैट मीन्स S2 इज इक्वल टू 25। S2 की वैल्यू आ गई। देन जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, देयरफॉर S हमें निकालना था, वो क्या होगा, S1 प्लस S2 दैट इज 4 एंड प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 29 मीटर। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 24 भी दिया गया, लेकिन 24 आंसर, ये जो है 25 दिया गया, 25 आंसर नहीं होगा, 29 आंसर होगा। जल्दी से नोट करेंगे इसे। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हो गया ना आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। Two boys are standing at ends A and B of a ground where AB is equal to A. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity V1. The boy at A starts running simultaneously with velocity V and catches the other boy in a time T1 where T is. अब देखो catches the other boy in a time T, T1 नहीं T, where T is. तो T की वैल्यू निकाल। अब इस क्वेश्चन को जरा आप पहले समझो डायग्राम से। क्वेश्चन आसान है। जैसे आप यहां पर देखो, एक सिचुएशन जो दी गई है वो ये है कि यहां पर ये ए बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, और इसके बीच की डिस्टेंस है ए। एक बॉय यहां पर है इस लोकेशन पर और एक बॉय यहां पर है बी लोकेशन पर। अब क्या उसने कहा, द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये जो बी पर था ये ऐसे परपेंडिकुलर दौड़ना स्टार्ट करता है और ये अपनी वेलोसिटी क्या रखता है, v1। इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 के बराबर। The boy at is simultaneous start running simultaneously with velocity v। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो विद वेलोसिटी v का मतलब कि वो अपना मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों चीजें कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। विद वेलोसिटी v, कोई चीज बदल तो रही नहीं, ऐसा तो उसने कुछ कहा नहीं। तो ये ऐसे यहां पर दौड़ेगा इसको पकड़ने के लिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। एंड कैचेस द अदर बॉय इन अ टाइम t, तो ये इस तरह से ऐसे दौड़ेगा और ये इसे यहां पर जाकर कैच कर लेगा। तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे दौड़ेगा v स्पीड से और t टाइम में इसको कैच कर ले रहा है। ये यहां पर जो c है ये हो गया कैचिंग पॉइंट, कैचिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपसे उसने कहा ये t टाइम आपको बताना है। तो सबसे पहली बात आप देखो कि ये जो कंडीशन है ये ऐसा आपने कभी हो सकता किया भी हो, जैसे होता है ना ग्राउंड में जब दौड़ते हैं, खेलते हैं या कॉलेज वगैरह में, तो क्या होता है, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे कोई भी मान लिया दोस्त है वो ऐसे उधर से निकलना चाह रहा है, ठीक है, तो उसने ऐसे भागना स्टार्ट किया, तो हम उसके पीछे नहीं दौड़ते हैं, हम आगे, हमें पता है कि वो वहां से निकलेगा तो हम उधर दौड़ना स्टार्ट करते हैं और उसको जाके आगे पकड़ लेते हैं। ऐसे होता ना कि उसने ऐसे दौड़ना स्टार्ट किया, हम पता लगा वहां खड़े हैं, तो हम ऐसे नहीं कि यहां पहले आएंगे फिर दौड़ेंगे, हम सीधे वैसे जाके उसको समझ गए कि वो उस दरवाजे से निकलेगा तो हम डायरेक्ट उधर दौड़ेंगे। तो वही कंडीशन यहां कि इसने ऐसे दौड़ना स्टार्ट किया, अब इसने सोचा कि ये लगभग यहां से निकलेगा या यहां तक पहुंचेगा, तो उसने ऐसे दौड़ना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचकर उसको कैच कर लिया। तो इस कंडीशन में हुआ क्या कि अगर ये यहां से यहां तक पहुंचा टी टाइम में, तो इसका मतलब ये भी यहां से यहां तक टी ही टाइम में पहुंचा होगा, क्योंकि अगर टाइम कम ज्यादा हो जाएगा तो कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा। तो जितने समय में ये पहुंचा उतने समय में ये पहुंचा। अब आपको ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है, पाइथागोरस थ्योरम।
मतलब डिस्टेंसेस को हम यहां पर लेकर सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि जो AC स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। AC का मतलब डिस्टेंस, तो वेलोसिटी अगर v है, टाइम t है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना v इंटू टी, तो ये हो जाएगा v इंटू टी टू द होल स्क्वायर। AB तो डायरेक्ट डिस्टेंस आपको दिए गया है, उसने दिया ही है वहां पर, तो ये a स्क्वायर हो गया। और BC स्पीड v यानी कि वेलोसिटी v है और टाइम t है, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज v1 इंटू टी टू द होल स्क्वायर। ठीक है, बस यहीं से हमें t की वैल्यू सॉल्व करके बता देना, नोट कर लो साथ में, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। ये हो गया v स्क्वायर टी स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसमें से t स्क्वायर कॉमन लिया, पूरे पे ही रूट लगा हुआ है, तो चलिए a स्क्वायर पान v स्क्वायर v1 स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बस यहां पर क्या किया, t स्क्वायर इधर लाए, कॉमन लिया और t स्क्वायर की वैल्यू निकाली और फिर t स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे, बस सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके यहाँ यही नीट में पूछा गया था, तो मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चन पहले डाला था, मतलब लास्ट ईयर वाली जो बुकलेट है, अगर वो आप देखेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन हटाकर मैंने ये वाला डाल दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन हमने करा रखा था, हमने सोचा चलो उसी के बेसिस पर ये बिल्कुल पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन क्या था वो हम आपको ऐसे बता देते हैं कि वो क्वेश्चन था कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक ऐसे लकड़ी का टुकड़ा या कोई भी टारगेट ले लेंगे, तो उसमें हमने जो कराया था उसमें यहाँ पर स्पीड थी u, फिर 3 सेंटीमीटर चलने के बाद यहां पर उसकी स्पीड हो जाती है आधी u/2, तो हमने निकलवाया था कि ये और कितनी डिस्टेंस यहां से जाएगा, मतलब जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमने क्लास में कराया था, ठीक है। अब आपके यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें उसने दो चीजें बदली, एक तो उसने यहां पर u/3 कहा और ये डिस्टेंस बदल दी उसने, ठीक है, u/3 का, और दूसरा कहा कि ये फर्दर यहां बिल्कुल एंड पर जाकर रुकता है, ये उसने अपनी तरफ से दे दिया, एंड पर जाकर रुकता है, लेकिन निकालना आपको ये डिस्टेंस ही है। तो उसने पूछा था कि ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, तो ये आपको दिया गया है, ये आप निकाल लो जैसे हमने बताया, जैसे बताया था, तो दोनों को ऐड करके ही आंसर आ जाएगा ना। मतलब अगर ये L मान ले तो L क्या हो जाएगा S1 एंड प्लस S2, जो भी यहां पर ऐड करके निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन देखो एकदम सिमिलर ही है। आपको अगर वो क्वेश्चन पहले से पता रहता तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर लेते, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि प्रैक्टिस करो इस तरह से कि आपको प्रोसीजर पता रहे। प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है जो क्वेश्चन हमने क्लास में कराया था और जो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैंने क्वेश्चन चेंज किया यहां पर, देखते हैं। A bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u/3. मतलब ये कंडीशन हो गई कि ऐसे हमने यहां पर हॉरिजॉन्टल मान लिया इसे, ठीक है, और यहां पर जो बुलेट है उसकी स्पीड को हमने ले लिया u,
और फिर उसने कहा कि जब ये 24 सेंटीमीटर 20 कहाँ गया 24 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम S1 मान लें और इसको हमने कह दिया 24 सेंटीमीटर, तो यहां पर जो ये बुलेट है उसकी स्पीड क्या हो जाती है u/3, ये इसकी स्पीड हो जाती है। फिर उसने कहा देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। मतलब इसके बाद ये दूसरे एंड पर पहुंच जाती है यहां पर, और यहां पर इसकी वेलोसिटी जस्ट क्या हो जाती है 0। ठीक है, तो उसने कहा जो ब्लॉक है उसकी लेंथ बताओ, तो ब्लॉक की लेंथ के लिए आपको निकालना तो S2 ही पड़ेगा, और उसने कह दिया एग्जैक्टली एंड पर है, तो ये जो टोटल लेंथ हो जाएगी ये आपको यहां पर फाइंड करना है। तो L क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, बस यही तो रहेगा। अब यहां पर क्या है कि जो ये कंडीशन इसमें दी गई है तो इसमें हम एक कांस्टेंट रिटार्डेशन मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हालांकि ऐसा कुछ दिया नहीं गया यहां पर, लेकिन और कोई इसका तरीका नहीं। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स, तो जो ये बुलेट रुक रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुलेट ये जो जब टारगेट में जाएगी तो एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस इसके अंदर जनरेट होगा, वजह से जाएगी तो एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होगा जो इसको रिटार्ड करेगा, और उसी की वजह से यहां पर ये रुक जाएगी जाकर। तो हम लोग यहां पर अज्यूम कर ले रहे हैं लेट डिसलरेशन, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, डिसलरेशन इज ए, हमने डिसलेशन मान लिया ए यहां पर है, हालांकि जो माना है इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, कैंसिल ही हो जाएगा, ऐसे मान लिया। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं ए बी और यहां सी, मतलब ए बी एंड बी सी, दो सेक्शन हो गए। तो हम यहां पर एक इक्वेशन अप्लाई करेंगे पहले, बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, प्लस क्यों नहीं, क्योंकि रिटार्डेशन है तो माइनस 2s, तो हम यहां पर ये इधर लाएंगे तो 2as की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू यहां पर ये हमने निकाला है, इस इक्वेशन से ही हम दोनों सेक्शन में चीजें अलग अलग जो है वो रख लेंगे। तो पहले आप इतना नोट करो, इतनी बात क्लियर हो गई ना, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया कि यहां पर बुलेट को फायर किया गया था और इसमें एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस अप्लाई होगा जिसकी वजह से इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जा रही है और फाइनली स्पीड क्या हो जा रही, 0। तो उसने आपको क्वेश्चन में इतना दे दिया कि 24 सेंटीमीटर चलने के बाद उसकी स्पीड 1/3 हो जाती है u/3, तो फर्दर वो कितना और पेनिट्रेट करेगी ये हमें निकालना। उसने ये आपको पहले से बता दिया कि ये दूसरे एंड पर जाकर रुक जाती, तो टोटल लेंथ आपको बतानी है। तो अगर हमें S2 पता चल जाए तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी S1 प्लस S2। तो हमने यहां पर इक्वेशन अप्लाई किया, क्योंकि समय दिया नहीं गया था इसलिए हमने सीधे थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दी। अब इसमें देखो हम लिखेंगे पहले पार्ट के लिए तो 2as और उसको हमने कर दिया S1, और फिर हम लिखेंगे नीचे दूसरे पार्ट के लिए। जैसे अलग अलग अगर हम लिखते, हम आपको सिखा रहे हैं कि साथ में ही आप इसको यहां पर कर सकते हैं कैलकुलेशन। अगर अलग अलग सॉल्व करोगे ए बी पहले फिर बी सी फिर उसको डिवाइड करेंगे तो आपके स्टेप्स बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप घर पे जाना, पहले ए बी अलग सॉल्व करना, फिर बी सी आप अलग सॉल्व करना और फिर आप डिवाइड कर लेना। तो आप देखेंगे कि आपने जो काम किया वो फालतू का ही हो गया, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम। अदरवाइज हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखो हम ये जो लिख रहे हैं हम यहां पर हिंट के लिए लिख भी दे रहे हैं कि ये हम ए बी पार्ट के लिए लिख रहे हैं और ये हम बी सी पार्ट के लिए लिख रहे हैं नीचे वाला। अब दिस इज इक्वल टू, अब ए बी पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या है u और फाइनल वेलोसिटी क्या है u/3, यानी कि हम यहां रखेंगे u स्क्वायर और यहां पर रखेंगे u/3 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी पार्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 और इनिशियल क्या है u/3। तो पहले हमें रखना है इनिशियल, तो हम रखेंगे u/3 टू द होल स्क्वायर और फाइनल क्या रखना है 0। इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमने रखा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। आप देखो ये 2a कैंसिल हो गया जो हमने माना था। अब यहां देखो क्या है, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 9 और ये आ जाएगा यहां पर u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा यहां पर 8 u स्क्वायर बाई 9 और नीचे यहां पर आ जाएगा u स्क्वायर बाई 9, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, ठीक है।
और ये यहां से हमें निकालना है S2, तो S2 इज इक्वल टू आ जाएगा S1/8। जैसे हम यहां आगे सॉल्व कर देते हैं, यहां पर हो जाएगा S1 डिवाइडेड बाई S2 इज इक्वल टू क्या आया है 8। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि जो S2 है वो हो जाएगा S1 डिवाइडेड बाई 8, S1 एंड डिवाइडेड बाई 8, यानी कि ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी S1 एंड प्लस S2 दैट इज इक्वल टू 24 एंड प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो यही आंसर यहां पर हो जाएगा। तो पहले आप ये वाला नोट कर लो, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मोशन इन 1D फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इससे नीट 2023 हुआ था उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन हम लोगों ने और कर रखा था ना, V1 और V2 था, तो उसमें V की जगह V1 की जगह V दिया गया था और V2 की जगह पर 2V, जिसमें एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी गई थी। और एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछ दिए गए थे, नोट कर लेना आपने। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Determine how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. तो समझ में तो आई गया वो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से अपने आप ही समझ में आ जाता है। एक शराबी है जो एक नैरो लेन पतली गली में चल रहा है, 5 स्टेप आगे जाता है और फिर 3 स्टेप पीछे जाता है, फिर वो 5 स्टेप आगे जाता है, फिर 3 स्टेप पीछे जाता है, और उसके बाद उसने कहा हर एक स्टेप 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड रिक्वायर्ड है उसके लिए। डिटरमाइन हाउ लॉन्ग, मतलब कितना समय लेगा वो 13 मीटर दूर एक पिट, मतलब एक गड्ढा बना हुआ है उसमें गिरने के लिए। ठीक है, यही होता है, दारू पी के अपना गए नाली में लेटे हुए, सुबह उठे अपना मुंह धुल के चले गए फिर। तो ये उसका फाइनल डेस्टिनेशन है जो पिट है, तो यहां तक उसको पहुंचाना है। तो अब यहां पर आप देखो कि कंडीशन क्या है जो ये दिया गया है, उसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहां पर मान लेते हैं जो पहली सिचुएशन जो यहां पर दिखाई गई, तो वो इस तरीके से यहां से चलता है, कितने 5 स्टेप्स यहां पर चलेगा ये। ठीक है, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, और देन उसने कहा 3 स्टेप्स बैकवर्ड जाता है वापस। ठीक है, 3 वापस चला जाता है, फिर वो स्टेप्स 3 स्टेप्स, तो एक तरह से 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप वापस पीछे आ गया। तो फाइनली अगर देखा जाए तो कितने स्टेप वो आगे गया, सिर्फ 2 ही स्टेप तो चला, मतलब 8 चला तो 8, लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका सिर्फ कितना हुआ 2 स्टेप्स, 2 स्टेप ही हुआ, क्योंकि 3 वापस आ गया, तो इससे फाइनल जो है वो 2 स्टेप बस आगे चला। यानी कि कह सकते हैं कि टोटल 8 स्टेप चलता है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट होता है सिर्फ 2 स्टेप, यानी कि 2 मीटर, क्योंकि एक स्टेप कितने के बराबर है 1 मीटर लंबा, तो 2 स्टेप का मतलब हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, 2 स्टेप्स इक्वल टू 2 मीटर। अब इसमें एक बात हमें सीधे सीधे ऐसे समझ में आती है कि भाई टोटल कितनी दूर है 13 मीटर, तो हमें लगता है कि जो 2 मीटर है उसके लिए वो टोटल चला कितने 8 स्टेप, 8 स्टेप चला ना टोटल, तो 8 स्टेप हो गए स्टेप्स, तो 13 मीटर के लिए वो कितने चलेगा 8 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, तो ये यहां पर कैंसिल हुआ 4 और ये आ जाएगा 52। तो 52 स्टेप्स, या फिर एक स्टेप 1 सेकंड का है तो क्या हो जाएगा 52 सेकंड, यानी कि आंसर फर्स्ट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये आंसर है नहीं, ये जो है अच्छा तुम समझ रहे थे क्या? हाँ समझना जरूरी था। ये लगेगा कि ये इसमें कोई गलती तो है नहीं कि 2 मीटर के लिए 8 स्टेप चला, तो 13 मीटर तो ही जाना है उसको गड्ढे में गिरने के लिए, तो 13 मीटर के लिए उसको कितना चलना पड़ा
52 मीटर, यानी कि 52 सेकेंड। लेकिन अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो ये गलत है, इसका आंसर ये नहीं होगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझो। प्रॉब्लम यहां पर आपको समझ में आएगी। इसका एक और डायग्राम हम बनाते हैं। यहां पर, यहां से इसको यहां तक जाना है, ये है फाइनल डेस्टिनेशन उसका, ठीक है, यहां तक उसको पहुंचना है। और ये डिस्टेंस कितनी है? 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर की डिस्टेंस है। और यहां से वो चलना स्टार्ट करता है। ये पिट है, ये पी पॉइंट हो गया, और ये एम है मधुशाला, ठीक है, जहां से पी के निकलेगा। हम जिधर से आते हैं उधर एक दुकान पे लिखा है, आपका ध्यान किधर है? देखो मधुशाला इधर है, ठीक है। तो मधुशाला से अपना पी के निकलेगा वो, और पी पॉइंट तक जाएगा, तो टोटल है 13 मीटर। अब उसको गिरना है इस गड्ढे में। तो ये यहां पर अगर आप देखो तो ये एक बार में कितने स्टेप चलता है? 5 स्टेप। तो जितने स्टेप वो एक बार में चलता है उतने आपको इसमें से कम करने हैं। मतलब यहां पर हमने ले लिया 5 स्टेप्स, ठीक है, 5 स्टेप हमने यहां पर ले लिए पहले ही। अब ये 5 स्टेप यहां से कम करने पड़ेंगे। जो ये कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ 5 स्टेप पर, यहां पर आगे के अप्लाई नहीं होगा। इसके इधर जो मीटर बचेंगे 5 स्टेप, या ये टोटल कितना हो गया? 5 मीटर के बराबर, एक स्टेप 1 मीटर, तो 5 स्टेप पर अप्लाई नहीं होगा। ये इधर की जो डिस्टेंस बचेगी, जो कि डिस्टेंस कितनी बचेगी? 8 मीटर। भाई 5 स्टेप 5 मीटर है, वो घटा देंगे तो इधर कितना है? 13 मीटर में से 5 घटाएंगे तो 8 मीटर हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ 8 मीटर पर एप्लीकेबल होगा, आगे नहीं। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? क्योंकि एक बार जब वो यहां पहुंचेगा और उसके बाद वो 5 स्टेप आगे चलेगा तो गिर जाएगा ना इसमें जाके। फिर थोड़ा कि नहीं हम जा रहे हैं, हमको अभी फिर जाना है पीछे, 3 स्टेप पीछे जाएंगे, फिर हम 2 स्टेप आगे जाएंगे, 3 स्टेप। तो अब उस जस्ट वहीं तक तो पहुंचना था उसको, अपना पहुंच गया, अब आराम से लेटेगा उसमें। तो यहां तो यहां पर वो 5 स्टेप आगे जाएगा तो गिर जाएगा। यानी कि यहां पर बैक वापस आने का कॉन्सेप्ट नहीं होना, क्योंकि बस हमें वहां तक ले जाना था उसको। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इस 8 मीटर पर एप्लीकेबल होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? फॉर 2 मीटर, 2 मीटर के लिए वो कितने स्टेप चलता है? 8। फॉर 2 मीटर ही मूव्स टोटल स्टेप्स इक्वल टू 8, ठीक है। देयरफॉर फॉर 8 मीटर ही विल मूव टोटल स्टेप्स इक्वल टू, कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 64/2, मतलब कितना हो गया? 32 स्टेप्स, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में 8 मीटर चला, लेकिन उसके लिए वो स्टेप्स कितने चलेगा? 32। और 32 स्टेप चलने के बाद जैसे ही वो 5 स्टेप आगे जाएगा वो पिट में गिर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल 37 स्टेप ही तो चलेगा वो, और 37 स्टेप का मतलब 37 सेकेंड, क्योंकि एक स्टेप में 1 मीटर की लंबाई है और 1 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। तो 37 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आप नोट कर लो, मैं ये नीचे एक लाइन लिख देता हूं। तो भले ये क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी का है, बट इसमें आपके जो चीजें हैं वो बदली जा सकती हैं, कुछ भी चेंज किया जा सकता है। तो आपको आंसर नहीं रटना है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने स्टेप वो एक बार में आगे चलेगा उतने स्टेप आपको यहां से कम कर देने हैं।
और जो बचेगा उसी में ये आगे जाने वाला और पीछे आने वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है। तुम लोगों की टेस्ट लग गई है, पहली बुकलेट आएगी जो टेस्ट रहेगा और वो 9 तारीख से रहेगा, 9 जुलाई से स्टार्ट होगा आपका टेस्ट। और फिर जब एक बार स्टार्ट हो जाएंगे तो वो हर 15 डेज बाद होते रहेंगे, फिर वो पोस्टपोन नहीं, बहुत रेयरली कोई प्रॉब्लम आ गई तो पोस्टपोन होता है, अदरवाइज नहीं होगा। वो हर 15 डेज बाद आपका टेस्ट होना ही होना है, अल्टरनेट संडे, मतलब एक एक संडे छोड़ के, ठीक है।